राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को ही आती है। यह कथन पढ़ के, यह कथन देखकर दो निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक, कि राजनीति किस हद तक गिर चुकी है और हमारा समाज कैसे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि राजनीति में शर्म और मूर्खता की बात अगर आ रही है तो यह एक व्यंग है, जहां पर यह बताने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि राजनीति में आज शर्म रही ही नहीं। अगर जिसको आती भी है तो वो मूर्ख के कैटेगरी में, मूर्ख की श्रेणी में माने जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर तात्पर्य यह निकलता है कि अगर हम किसी को मूर्ख मान रहे हैं, अगर उसकी अच्छाई के कारण से, तो यह समाज शास्त्र का, समाज का एक ऐसा पहलू हो जाता है जहां पर हमें यह देखना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जो सही होते हैं वह समाज के नजर में अधिकांशतः सही नहीं होते हैं, और जो सही नहीं होते हैं वही समाज में पूजे जाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं यह अपने आप में दोहरी पद्धति या फिर कहें तो दोगलापन का उदाहरण बन जाता है। और ये सारी बातें मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब जो अपना नया अध्याय शुरू होने वाला है वो राजनीति पर आधारित है, पॉलिटिक्स पर आधारित है। समाजशास्त्र की बात हम लोग अलग किसी अध्याय में कर लेंगे जब उसकी बात होगी। इस अध्याय में जो अब अध्याय शुरू होने जा रहा है उसमें हम लोगों को पॉलिटिक्स की बात करनी है, राजनीति की बात करनी है। यह कथन जो लिखा हुआ है, राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को ही आती है, यह भारत के एक महान व्यंग्यकार, अंग्रेजी में कहें तो सटायरिस्ट हरिशंकर परसाई का कथन है। हरिशंकर परसाई का राजनीति पर किया गया टिप्पणी है या फिर कहें तो व्यंग्य है, जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा कहा गया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को ही आती है, यानी कि राजनीति में अब शर्म नाम की चीज बची नहीं। जो बची भी हुई है तो उसकी मात्रा कितनी है यह समझा जा सकता है। हम लोग अपने राजनीति को देखकर और राजनीतिक स्तर को देखकर समझ सकते हैं कि राजनीति किस हद तक गिर चुकी है या फिर राजनीति का किस हद तक पतन हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इस अध्याय का, अध्याय संख्या 8 का, जो कि इतिहास के अंतर्गत आप लोगों को सामाजिक विज्ञान विषय में पढ़ना है। आप लोग कक्षा 7 में हैं और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार ये सारी पढ़ाई हो रही है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और यह पृष्ठ संख्या 105 है पारस प्रकाशन पुस्तक का, जो कि सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं इसी पृष्ठ पर, और इसके कुछ आगे के पृष्ठ तक यह अध्याय चलेगा। तो अब हम लोग आते हैं इस अध्याय में, अध्याय संख्या 8 में, पॉलिटिकल चेंजेस इन 18th सेंचुरी। यानी कि चूंकि यह इतिहास का एक अध्याय है, इतिहास के अंदर हम लोगों को पढ़ना है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इतिहास की बात अगर होगी तो हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल चेंजेस इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी में कौन कौन से राजनीतिक बदलाव हुए भारत के परिप्रेक्ष्य में और दुनिया के परिदृश्य में। यानी कि भारत और दुनिया में, खासकर भारत में 18वीं शताब्दी में कौन कौन से बदलाव हुए, उन सारे चीजों पर आधारित यह अध्याय है, जो कि आप लोगों को इतिहास के तहत, इतिहास के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 के तौर पर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं इस अध्याय को। लिखा हुआ है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द ग्रेट मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब के मौत के बाद, मुगल साम्राज्य के एक शासक, औरंगजेब के मौत के बाद, मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। क्योंकि माना जाता है कि औरंगजेब ही अंतिम ताकतवर मुगल शासक था जिसने भारत पर राज किया। और औरंगजेब के जाने के बाद जितने भी मुगल शासक का जो पद्धति चल रहा था वो सारा कुछ पतन में चला गया। और जो अलग अलग, जो इनके अलग अलग लोग थे, जो अलग अलग क्षेत्र को संभाले हुए थे, उन्होंने अपना अपना एक सल्तनत बना लिया। यानी कि जो मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था, वो कमजोर हो गया। और अंतिम जो मजबूत मुगल शासक माना जाता है औरंगजेब है, और औरंगजेब के बाद ही मुगल शासन का भारत में पतन हो गया।
अब मुगल शासन क्या है, मुगल शासन के बारे में ये सारी चीजें हम लोगों ने अलग अध्याय में देखी है। मैंने आप लोगों को वहां पर मुगलों के बारे में बताया है कि मुगल कौन थे, कहां से आए, कैसे इनका इतिहास होता है, कैसे ये मंगोल से आए थे, बाद में इन्होंने खुद अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने, फिर बाद में भारत के अधिकांश लोगों का इन्होंने धर्म परिवर्तन कराना चाहा और जो लोग डरते गए वो लोग धर्म परिवर्तन करते गए और आज वो मुसलमान बने हुए हैं। तो यही चीज है यहां पर लिखा हुआ है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द ग्रेट मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो महान मुगल शासन था वो पतन की तरफ चला गया। हालांकि यहां पर महान लिखा हुआ है तो महान पढ़ा जा सकता है, लेकिन महानता नहीं होती है। जब किसी पर आक्रमण किया जाता है, शासन किया जाता है, तो कभी भी महानता नहीं, कायरता होती है। लेकिन है तो है। आगे, Though the seed of decline were hidden in the औरंगजेब rule also, हालांकि यह कहना कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगलों का या फिर मुगल शासन का पतन हुआ, यह भी चीज गलत होगा, क्योंकि औरंगजेब के शासन के समय ही मुगल जो हैं आपस में टूट चुके थे, आपस में विभाजित हो चुके थे, और मौत के बाद तो सारी चीजें हो ही गई। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब प्रूव फैटल फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द मुगल। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो औरंगजेब के शासन काल में औरंगजेब के द्वारा किया गया, बनाया गया नीति, जो डेक्कन नीति था, डेक्कन पॉलिसी था, वो मुगलों के लिए और मुगल के आर्थिक संसाधन के लिए वो घातक साबित हुआ। द मुगल पावर वॉज एग्जॉस्टेड ड्यू टू लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन एंड अगेन अनफ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड द राजपूत। मुगल पावर इसलिए और ज्यादा धूमिल होता चला गया, और ज्यादा खत्म होता चला गया, और ज्यादा पतन की ओर चलता जाता चला गया, क्योंकि मुगलों का यानी कि औरंगजेब के समय मुगलों का बहुत लंबा लड़ाई चला। डेक्कन क्षेत्र में, जो अभी का तेलंगाना हैदराबाद वाला क्षेत्र है, वहां पर बहुत लंबा लड़ाई लड़े इन्होंने मुगलों के कारण से, औरंगजेब के कारण से यहां पर बहुत लंबी लड़ाई चली, जिसके कारण से इन लोगों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज और भी अलग अलग जो संसाधन है आर्थिक के अलावा भी, उन सारे चीजों की कमी होती चली गई। और इसके साथ साथ इनका जो राजपूतों के साथ यानी कि हिंदू राजपूतों के साथ जो रिश्ता था, वो भी संबंध था, वो भी अच्छा नहीं था मुगलों का औरंगजेब के समय, जिसके कारण से एक तो डेक्कन में लंबी लड़ाई गई, दूसरा राजपूतों के साथ इनका व्यवहार, इनकी मित्रता थी नहीं, जिसके कारण से इनका आर्थिक पहलू तो कमजोर होता चला गया, मानसिक रूप से भी ये लोग टूटते चले गए। तो औरंगजेब के समय में ही, औरंगजेब के जीवित रहते ही यहां पर मुगलों में टूट पड़ चुकी थी, और औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल शासन जो है वो पतन की तरफ बहुत तेजी से चलता चला गया। यहां पर एक चीज और ध्यान देने की है, जो मैंने पहले जो मुगल एम्पायर वाला अध्याय था उसमें मैंने बताया है, यहां पर वो चीज फिर से रिपीट कर देते हैं कि जितने भी मुगल शासक थे, जितना भी मुगल शासक था, उसमें सबसे खतरनाक या फिर सबसे जो धार्मिक या फिर कह दो सबसे जो कट्टरपंथ जो मुगल शासक था वो औरंगजेब था। लिखा हुआ है द लेटर मुगल रूलर कुड नॉट कंट्रोल सच अ लार्ज एम्पायर। बाद में यानी कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद बाकी जो मुगल शासक थे उन्होंने सही तरीके से लंबे समय तक कहीं पर राज नहीं किया, नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं थी। द रूलर वेयर नॉट इफिशियंट टू कंट्रोल द बिग एम्पायर। इन्हें में वो क्षमता नहीं थी, वो एफिशिएंट इनफ नहीं थे, वो उतने नहीं थे, उतने सक्षम नहीं थे कि वो उन सारी चीजों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके, अपने एम्पायर को चला सके, अपने साम्राज्य को चला सके। द वीक सक्सेसर कुड नॉट कंट्रोल द गवर्नर्स। जो वीक कंट्रोलर था यानी कि औरंगजेब के बाद जो भी शासक आया, जो भी छोटा मोटा थोड़े समय के लिए जो शासक बना, उसके पास वो क्षमता नहीं थी कि वो अपने सब ऑर्डिनेट को यानी कि अपने जो लोग हैं उनको, अपनी प्रजा को सही तरीके से संभाल सके, सही तरीके से नियंत्रित कर सके। अपने लोगों को, अपने सैन्य अधिकारी को ही इन लोगों को नियंत्रण करने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि इनके पास वो क्षमता नहीं दिख रही थी। आगे, द प्रोविंशियल गवर्नर होल्डिंग बोथ रेवेन्यू एंड मिलिट्री पावर enjoyed ग्रेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर।
जो गवर्नर हुए करते थे, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग प्रोविंस के जो गवर्नर हुआ करते थे, उनके पास सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों थी, और वो लोग अपने मौज में थे, अपने आर्थिक और सैन्य मौज में थे। वो लोग अपना सारा कुछ कर रहे थे, और बाकी सारी चीजें जो है वो तहस नहस हो रही थी। शासन जा रहा था बर्बादी की तरफ, और बाकी जिनके पास जो जो संसाधन था वो उसका धड़ल्ले से अपना प्रयोग किए जा रहे थे, करते जा रहे थे। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि कैसे मुगल शासन में औरंगजेब, जिसको माना जाता है कि यह अंतिम मुगल शासक था, मजबूती के तौर पर सबसे अंतिम मुगल शासक औरंगजेब को माना जाता है, और सारे मुगल शासकों में औरंगजेब सबसे खतरनाक माना जाता है, सबसे कट्टरपंथ माना जाता है, सबसे मजबूत माना जाता है। उसी के समय मुगलों में टूट पड़नी शुरू हो गई, मुगल शासन में टूट पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने डेक्कन के साथ, डेक्कन क्षेत्र में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। डेक्कन पॉलिसी के तहत इन्होंने बहुत लंबा लड़ाई लड़ा, जिसके कारण से इनको आर्थिक नुकसान होता चला गया, और साथ ही साथ इनका राजपूतों के साथ यानी कि हिंदू राजाओं के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण से इन लोगों को दिक्कत होता चला गया। और जब मर गया औरंगजेब, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो ये लोग और ज्यादा धड़ल्ले से सारा कुछ तहस नहस कर दिए मुगल शासन को। ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग इस अध्याय को इस कक्षा में यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।